हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शिवम सर। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में नया लेक्चर लेके आ गए हैं 03। इसके पहले 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो 2 लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लेना। और पिछला लेक्चर देख के आओ तो ये लेक्चर बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग ने वो क्वांटिटीज़ का बात किया जिसके रिस्पेक्ट में या जिसका यूज़ करके हम लोग इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं मटेरियल्स में। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने कुछ क्वांटिटीज़ का बात किया था, मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ तुमको। हम लोग ने बात किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन का, है ना। अब ये स्ट्रेस में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम लोग ने देखे थे, याद है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये टाइप्स में हम लोग ने 3 टाइप्स देखे थे ना। कौन कौन से 3 टाइप्स देखे थे? एक हम लोग ने देखा था लॉन्गिट्यूडनल, या जिसको हमने नाम दिया टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस कब होता है? व्हेन लेंथ इज़ चेंज्ड। किसी बॉडी का जब लेंथ चेंज करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया करके हम लोग ने लिखा था। दूसरा जो स्ट्रेस हम लोग ने देखा था उसको हम लोग ने बोला था वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना। वॉल्यूम को हम लोग ने एक और नाम दिया था, क्या? हाइड्रोलिक स्ट्रेस, राइट। ये वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस कब आता है? व्हेन वॉल्यूम इज़ चेंज्ड, राइट। जब वॉल्यूम चेंज होता है तब ये वॉल्यूम स्ट्रेस आता है। और ये तीसरा और लास्ट जो हम लोग ने देखा था दैट वाज शेयरिंग स्ट्रेस। ये शेयरिंग स्ट्रेस कब आता है? शेयरिंग स्ट्रेस तब आता है जब बॉडी का शेप चेंज होता है। हम लोग ने एक एग्जांपल लिया था ना कि शेप चेंज हुआ तो शेयरिंग स्ट्रेस आया। सो व्हेन शेप इज चेंज्ड, समझा? ये 3 स्ट्रेस पढ़े थे और यही 3 हमने स्ट्रेन भी पढ़े थे, अगर तुमको याद हो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन मैं नीचे करता हूँ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन या टाइप्स ऑफ स्ट्रेन यहीं पे देख लो। पहला था लॉन्गिट्यूडनल, सेम नाम है, कोई नया नाम नहीं है। फिर दूसरा था वॉल्यूम और तीसरा था शेयरिंग। ओके, इनका फॉर्मूला, इनका यूनिट, ये सब कुछ हम लोग ने देखा था। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मैं टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखता हूँ और स्ट्रेन का भी फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका जो फॉर्मूला था वो था फोर्स अपॉन एरिया, राइट। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। फिर हम लोग ने वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला था डिफरेंस इन प्रेशर। इसको हम लोग ने डेल्टा पी या डीपी करके भी लिखा था, डेल्टा पी और डीपी। और लास्ट में इसके बाद हम लोग ने देखा वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब अगर कंप्रेशन हो रहा है, बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है और कम हो रहा है, जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था बलून का। एक बलून को हम लोग चारों तरफ से कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन में उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा। तो इसको हम लोग माइनस डेल्टा वी या माइनस डी वी बाई वी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो था वो था शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस में कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, बस टेंजेंशियल फोर्स हमको लेना होता है। सो दिस विल बी एफ टेंजेंशियल पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये अपना शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला था। और शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था, वो था tan थीटा के इक्वल। और हमको मालूम है जब थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू x बाई एच। ओके, x बाई एच हम लोग ने शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला देखा था। तो इतना सब कुछ हम लोग ने अब तक चैप्टर में किया है और ये पिछले लेक्चर का रिकॉल करने के लिए मैंने बताया है, ताकि तुमको ये फॉर्मूलाज सारे पता रहें। ये फॉर्मूलाज पता होंगे तो अभी का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, अभी के लेक्चर में हम ये तीनों स्ट्रेस और स्ट्रेन वैल्यूज़ जो हैं, लेंथ से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड और शेप से रिलेटेड, इन तीनों को हम लोग एक फॉर्म में रखेंगे। इन तीनों का इंटर रिलेशन निकालेंगे कि इनके स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमको 3 अलग अलग रिलेशंस मिलेंगे, क्योंकि हमको मालूम है 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है ना। तो 3
रिलेशंस भी आएंगे, उन रिलेशंस को लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, उनको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ना है विच इज़ कॉल्ड एज हुक्स लॉ। ओके, एक पर्सन था रॉबर्ट हुक, मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। he developed a lot of theories regarding restoring forces and everything। restoring force से related काफ़ी कुछ हुक ने बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा restoring force है, तो हुक का लॉ है एक involved है। the law says that within elastic limit stress is directly प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बात याद रखो, हुक्स लॉ बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये विद इन इलास्टिक लिमिट बोला है तो मतलब इलास्टिक लिमिट नाम की कोई चीज़ है जो हमको समझनी है। देखो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट ऐसा स्ट्रेस लिमिट है या ऐसा वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which a body is elastic। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे रबर है मेरे पास, है ना, रबर को मैं खींचूं तो ऐसा नहीं है कि रबर को खींचते चला जाऊं तो वो हमेशा इलास्टिक ही रहेगा, नहीं, एक टाइम पे रबर टूट जाता है ना, खींचते जाओ उसको, तो ऐसा थोड़ी कि तुम उसको खींचे चले जा रहे हो और रबर कुछ बोल नहीं रहा है, रबर तो टूट जाएगा ना। क्यों टूट जाता है रबर? क्योंकि उसका एक इलास्टिक लिमिट होता है, कुछ लिमिट तक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी रख पाता है। जैसे मैं जब रबर को खींच के छोड़ता हूँ तो वो रीगेन करता है, अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाता है, बट बार बार जब मैं उसके लिमिट को स्ट्रेच करता रहूँगा, बार बार जब उसके लिमिट को टेस्ट करूँगा तो धीरे धीरे रबर ढीला पड़ने लगता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, लड़कियाँ यूज़ करती हैं रबर बैंड, वो रबर बैंड धीरे धीरे यूज़ करते करते क्या होता है, ढीला होते रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम उसको स्ट्रेच करते हैं हम हमेशा उसको लिमिट वैल्यू के ऊपर ही स्ट्रेच करते हैं। अरे कभी देखा किसी लड़की को बांधते हुए, वो हमेशा रबर को इलास्टिक लिमिट के ऊपर ही स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है। तो वही स्ट्रेस वैल्यू को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ये इसको हम और अच्छे से समझेंगे इलास्टिक लिमिट को व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जब हम लोग पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे ना डिटेल में, तब वहाँ समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि वो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जहाँ तक हम चीज़ों को इलास्टिक प्रॉपर्टी में रख सकते हैं। उसके बाद खींच दोगे बॉडी को या उसके बाद स्ट्रेस लगा दोगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा बॉडी। ठीक है, चलो देखो इसका एक ग्राफ बनता है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनेगा। देखो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और ये सब विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जहाँ तक ये प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड कर रही है, इसी को हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ के चलते हैं। यही ग्राफ है ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो हम लोग पढ़ेंगे ना तो यही ग्राफ पूरा आगे बनेगा कि क्या होता है ये एक्चुअल ग्राफ में आगे। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक इस ग्राफ को समझ रहे हैं। इलास्टिक लिमिट तक ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर ये ग्राफ पे मैं कोई दो पॉइंट ले लूँ, देखो ध्यान से, कोई दो पॉइंट ले लूँ और इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके स्लोप निकालूँ, तो यहाँ से स्लोप क्या मिलेगा, देखो स्लोप मिल जाएगा मुझे दो स्ट्रेस वैल्यूज़ विच इज़ y2 माइनस y1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तो मिलेगा ना, सोच के देखो। y एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेस है, x एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेन है। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 करोगे तो कुछ स्ट्रेस वैल्यू मिलेगी, x2 माइनस x1 करोगे तो कुछ स्ट्रेन वैल्यू मिलेगी। तो अल्टीमेटली हमको स्लोप का वैल्यू क्या मिलने वाला है, स्लोप का वैल्यू क्या मिलने वाला है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल मिलने वाला है। तो देखो हुक्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करें तो वहाँ से भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं। वो ये होगा कि लॉ के हिसाब से जाएंगे तो हमको मिलेगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जब प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग हटाते हैं ना तो हमको एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिलती है कॉल्ड एज m टाइम्स स्ट्रेन।
ये तो सबको मालूम होगा ना, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे कांस्टेंट आता है, जहाँ पे m का नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ये मेजर है इलास्टिसिटी का, बॉडी में कितना इलास्टिक प्रॉपर्टी है ये उसका मेजरमेंट है, वो उसका एक्सटेंट है m। तो यहाँ से m का फॉर्मूला निकालूँ मैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ग्राफ से स्लोप के इक्वल है, यानी स्लोप किसके इक्वल हुआ, देयरफॉर स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन गिव्स और इज m विच इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के फॉर्म में होता है, या इसका फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ये बात याद रखना। और अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो यूनिट क्या आ जाएगा बोलो। हमको मालूम है स्ट्रेस का यूनिट होता है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन यूनिटलेस है ना, बताया ना लास्ट लेक्चर में। तो स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा, यानी ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट। डायमेंशंस भी वही होगा जो स्ट्रेस का होगा, L-1 M1 T-2, जो तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो मैं फिर से लिख नहीं रहा हूँ। ये हुक्स लॉ है, तुमको पूछ देता है 2 मार्क के लिए कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ। स्टेट करना मतलब ये तुमको स्टेटमेंट लिखना है, और एक्सप्लेन करना मतलब तुमको ग्राफ बना के ये m और स्लोप में रिलेशन बताना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। ये 2 मार्क के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है हुक्स लॉ के ऊपर। अब ये जो हमको m मिला है ना, ज़रा ध्यान से देखो, ये m स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, बट हमको मालूम है स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं और स्ट्रेन के 3 टाइप्स हैं, ये सुनो, तो ये m भी 3 होगा ना, समझा। अगर मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल या लेंथ से रिलेटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन डालूंगा तो यहाँ लेंथ से रिलेटेड मॉड्यूलस मिलेगा, मतलब लेंथ वाइज बॉडी में कितना इलास्टिसिटी है। कनेक्ट हुआ, क्या बोला, लेंथ वाइज बॉडी में कितना इलास्टिसिटी है वो कब पता चलेगा, जब मैं लेंथ वाला स्ट्रेस और लेंथ वाला स्ट्रेन डालूंगा ना। अभी इसलिए पहले मैंने लिख दिया ये सब कुछ, लेंथ वाला स्ट्रेस अलग है, वॉल्यूम वाला स्ट्रेस अलग है, फिर शेप वाला स्ट्रेस अलग है। तो बॉडी अपना लेंथ चेंज करने के लिए कितना ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब कितना लेंथ चेंज को अपोज कर सकता है, या लेंथ चेंज होने पे कितने एक्सटेंट तक वापस रीगेन कर सकता है, ये सब हमको उसके मॉड्यूलस से पता चलता है। तो कैसे मिलेगा वो मॉड्यूलस, लेंथ वाला स्ट्रेस अपॉन लेंथ वाला स्ट्रेन। सेम वॉल्यूम, बॉडी वॉल्यूम चेंज को कितना अपोज करता है या वॉल्यूम चेंज को कितना ज़्यादा रीगेन कर सकता है, वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन डाल के। एंड सेम गोज फॉर शेप एज वेल, शेप के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, समझा। तो 3 टाइप के मॉड्यूलस होंगे, परेशान मत हो, नया कुछ नहीं आ जाएगा, सेम यूनिट होगा, सेम फॉर्मूला होगा, बस स्ट्रेस की जगह क्या डालना पड़ेगा, लेंथ वाला स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नोट डाउन करो अच्छे से, हुक्स लॉ। ये इलास्टिक लिमिट ध्यान रखना, क्या है इलास्टिक लिमिट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वापस घूम के आएगा तुमको पढ़ने के लिए जब हम लोग ये ग्राफ को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करो और ये सब कुछ अच्छे से लिखो, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया था, ओके। ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग ने निकाला है ना, देखो इसके 3 टाइप्स हमको पढ़ने हैं, तो यही 3 टाइप्स हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एम। ठीक है, एम याद रखना क्या है, एम इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये क्या है ये समझ लो, मैंने एक बार तुमको ऑलरेडी वर्ड बताया है, ये एक्सटेंट मेजर करता है इलास्टिसिटी का। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब बॉडी में कितना इलास्टिसिटी है। तो जिस बॉडी का मॉड्यूलस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। मतलब समझो ना, अगर मैं मॉड्यूलस का फॉर्मूला देखो तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बताता है, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, अगर जैसे मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखूँ, देखो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशंस विच इज़ डेल्टा एल अपॉन एल। मैं फिलहाल के लिए लेंथ वाला डायमेंशन ले रहा हूँ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ज़रा ध्यान से देखो, स्ट्रेन कब ज़्यादा होगा, जब चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा, यानी रबर का लेंथ में ज़्यादा खींचूंगा तो स्ट्रेन ज़्यादा आएगा, सिंपल एज दैट। एम क्या है, एम बोल रहा है जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा एम होगा। तो एम अगर ज़्यादा चाहिए मुझे तो स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए और स्ट्रेन कम होना चाहिए। अरे कोई भी नंबर बड़ा कब होता है, जब डिनोमिनेटर छोटा हो
और न्यूमरेटर बड़ा हो तो उसका आंसर फाइनल बड़ा आएगा ना। तो m कब ज़्यादा होगा? जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा और स्ट्रेन कम होगा। यानी बोलने का मीनिंग ये है कि बॉडी कितना कम स्ट्रेन में कितना ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकता है। मतलब मैं बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाए जाऊँ बट उसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम हो, तो हम बोलेंगे कि बॉडी ज़्यादा इलास्टिक है। इसलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में इलास्टिसिटी का 2 डेफिनेशन दिया था, याद है पहले लेक्चर में। ऐसा नहीं है कि बॉडी जो रीगेन कर सकता है वही इलास्टिक है, नहीं, जो जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन को अपोज करे वो भी इलास्टिक है। वो ये फॉर्मूले से समझ में आता है ना। देखो ना, स्ट्रेन जितना कम होगा बॉडी में, स्ट्रेन मतलब क्या? चेंज इन डायमेंशन। अरे चेंज इन डायमेंशन जितना ज़्यादा स्ट्रेन उतना ज़्यादा, तो मतलब चेंज इन डायमेंशन जितना ज़्यादा है स्ट्रेन उतना ज़्यादा है। हमको स्ट्रेन कम चाहिए, कम स्ट्रेन होगा मतलब बॉडी ज़्यादा इलास्टिक है। कम स्ट्रेन का मतलब बॉडी अपोज करे डायमेंशंस चेंज को। तुम किसी चीज़ का लेंथ बढ़ाना चाह रहे हो और लेंथ बढ़ नहीं रहा है तो वो ज़्यादा इलास्टिक है। जैसे एग्जांपल के लिए रबर को खींचो तो रबर का लेंथ आराम से बढ़ जाता है, अपोज नहीं करता है। वहीं एक मेटल वायर ले लो, कॉपर वायर को खींचने से उसका लेंथ बढ़ जाता है क्या? नहीं। तो ये मत बोल दो कि सर रबर ज़्यादा इलास्टिक है, कॉपर वायर ज़्यादा, नहीं, कॉपर वायर ज़्यादा इलास्टिक है। क्योंकि कॉपर वायर इलास्टिक इसलिए है कि वो स्ट्रेच भी हो सकता है और उसके पहले वो स्ट्रेचिंग को अपोज भी कर पा रहा है। तो स्ट्रेचिंग को जितना ज़्यादा जो अपोज करता है वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, बेसिक कन्फर्मेशन समझाना। कन्फ्यूजन क्या था? ये कन्फ्यूजन में मत रहो कि जो चीज़ स्ट्रेच ही नहीं हो रही वो कैसी इलास्टिक है। अरे नहीं स्ट्रेच हो रही है मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकती है, उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हो रहा है। स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है उसका मतलब है ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकती है बॉडी, तो वो बॉडी ज़्यादा इलास्टिक है। इसलिए मेटल्स हाईली इलास्टिक होते हैं। ठीक है, चलो हम लोग 3 टाइप्स देख लेते हैं। देखो फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है यंग्स मॉड्यूलस। ये पर्सन का नाम ही यंग था, थॉमस यंग। ठीक है, सो थॉमस यंग के नाम पे ये मॉड्यूलस पड़ा है। थॉमस यंग का जो मॉड्यूलस है वाई, इट इज़ बेसिकली रेशो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain। यानी लेंथ के वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं या लेंथ चेंज के वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं उनका जो रेशो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। जरा फॉर्मूला निकाल लो। देखो यंग्स मॉड्यूलस का क्या आएगा? हमको मालूम है स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन का फॉर्मूला था डेल्टा एल बाई एल। करेक्ट। ध्यान दो, ये फॉर्मूले पे ही सारे न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर से बनते हैं। ऑलमोस्ट 80 to 90% न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे घूम फिर के आएंगे। तुमको ये दूसरा वाला जो हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड करेंगे और शेप से रिलेटेड करेंगे उससे हार्डली 10 to 20% क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस यंग्स मॉड्यूलस से आते हैं, तो ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिलेगा तुमको। मिलेगा एफ, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो ये यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना है। देयरफॉर y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यानी तुम कैसे याद रखोगे? तुम याद रखोगे फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, ऐसे याद रखो। फोर्स ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, याद रखना। देखो इसको हम लोग और एक तरीके से समझते हैं यंग्स मॉड्यूलस को। ज़रा सिचुएशन देख लो। सपोज जैसे मेरे पास एक वायर है, लेंथ का चेंज समझना है ना हमको। ये वायर को मैंने यहाँ से फिक्स करके टांग दिया है और इस पर मैं एक फोर्स लगा दूँ। फोर्स कैसे लगा दूँ? एक बहुत हेवी मास अटैच कर दूँ। तो इस मास के वजह से देखो ये mg फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा ना इसको, तो इस मास के वजह से ये वायर का सपोज लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। ओरिजिनल लेंथ इसका l था और बढ़ के इसका लेंथ l प्लस डेल्टा एल हो जाता है। तो इस केस में जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, जो फोर्स इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस कर रहा है, वो यही तो है ना F। इसकी जगह पे ये mg लिख सकते हैं हम लोग। तो जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, जब ऐसा कोई एग्जाम्पल तुमको दे कि हाँ कोई वायर है जिस पे हम लोग ने एक फोर्स लगाया है, मतलब एक लोड अटैच किया है, वो लोड के फॉर्म में अगर तुमको लिखना है तो यंग्स मॉड्यूलस हम लोग ऐसे लिखते हैं mgl अपॉन, देखो एरिया ऑफ वायर क्या होगा? ये वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया है ना। तो सपोज अगर वायर का रेडियस r दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर डेल्टा l। तो ये यंग्स मॉड्यूलस का ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, जहाँ पे तुमको दिया होगा कि इतना मास अटैच कर दिया है वायर से और वायर का रेडियस दिया हुआ है और ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है और यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है। बताओ कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा? एक्सटेंशन मतलब क्या? चेंज इन लेंथ ना। तो यहाँ से चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा? देखो
डेल्टा एल विल बी इक्वल टू व्हाट, ये इधर, यानी mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एक्सटेंशन निकालने के लिए कि बताओ कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ बॉडी में। तुमको बोल दे m मास अटैच किया है वायर से और उसका ओरिजिनल लेंथ l था, यंग्स मॉड्यूलस दिया है, तो तुमको पूछे कि कितना चेंज इन लेंथ या कितना एक्सटेंशन आएगा रेडियस देके, तो ये सारी वैल्यूज़ तुम सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यंग्स मॉड्यूलस के लिए। समझा यंग्स मॉड्यूलस? यंग्स मॉड्यूलस क्या है ध्यान रखना, रिलेटेड टू लेंथ सर, या बेसिकली याद रखो व्हेन लेंथ इज चेंज्ड। जब लेंथ में चेंज आता है तब हम जो मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं वो कौन सा डिफाइन करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड मॉड्यूलस का बात कर लेते हैं और फिर शेप से रिलेटेड। ओके, कर लिया नोट डाउन? चलो वॉल्यूम से रिलेटेड हमको मालूम है, चलो ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड हमको मालूम है वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा था थोड़े टाइम पहले, तो वो फॉर्मूला पता होगा तो हम वो भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला आएगा। देखो क्या है दूसरा, दैट इज वॉल्यूम, ज़्यादा गीला हो गया रुमाल, ओके हमको पढ़ना है वॉल्यूम या कंप्रेशन मॉड्यूलस जिसका नाम है बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, इसको तुम वॉल्यूम मॉड्यूलस मत याद रखना, बल्क मॉड्यूलस ही याद रखना, क्योंकि हर जगह बल्क मॉड्यूलस ही यूज़ होता है वर्ड, बल्क मॉड्यूलस इसका नाम है। और बल्क मॉड्यूलस कब हम लोग मेजर करते हैं, व्हेन वॉल्यूम इज चेंज्ड। ठीक है, जब वॉल्यूम चेंज होता है तब हम बल्क मॉड्यूलस मेजर करते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस को K से डिनोट करते हैं, याद रखना। कभी कभी तुमको C से भी डिनोट किया हुआ दिखेगा, कंप्रेसिव मॉड्यूलस, बट हम लोग K से ही डिनोट करेंगे, अपने सिलेबस में जहाँ भी होगा K ही होगा। ठीक है, सो K इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होगा बल्क मॉड्यूलस का। और अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ K का, तो हमको मालूम है वॉल्यूम स्ट्रेस कितना था, वॉल्यूम स्ट्रेस था डेल्टा P अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन कितना था, माइनस डेल्टा V बाई V। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, अगर मैं माइनस साइन हटा के सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये V ऊपर आ जाएगा, हमको मिलेगा V टाइम्स डेल्टा P बाई डेल्टा V। सो K का एक्सप्रेशन हमको मिलता है V डेल्टा P बाई डेल्टा V, या और एक फॉर्म इसका लिख सकते हैं हम लोग V dP बाई dV। ये बहुत छोटे से चेंज इन वॉल्यूम के लिए है, दोनों ही एक्सप्रेशंस याद रखने हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म है सेम एक्सप्रेशन का और ये एवरेज फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म तुमको मालूम हो अगर, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दिया है प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन, सपोज वॉल्यूम जैसे जैसे चेंज हो रहा है प्रेशर वैसे वैसे चेंज हो रहा है, तो मैं प्रेशर का डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ वॉल्यूम के साथ। सर के ऊपर से चला गया अभी, प्रेशर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे वॉल्यूम के साथ। अरे जैसे हम लोग करते हैं ना, y इज इक्वल टू, या बेसिकली लेसे से मेरे पास कोई फंक्शन है f इज इक्वल्स टू, क्यों डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ मैं, परेशान हो जाओगे, छोड़ो, बस ऐसे याद रखो ये प्रेशर का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में प्रेशर चेंज होने लगे, जैसे मैं बलून को कंप्रेस करूँ, देखो बलून को कंप्रेस करूँगा तो कंप्रेशन में जितना बलून ज़्यादा कंप्रेस होगा उतना मेरे को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। समझा क्या बोला, बलून जितना ज़्यादा कंप्रेस होगा उतना उसको और कंप्रेस करने के लिए और प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रेशर होगा ये वॉल्यूम का फंक्शन होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा वैसे वैसे प्रेशर चेंज होगा। समझा, तो इसलिए हम लोग प्रेशर का वॉल्यूम डेरिवेटिव लेते हैं, बट ठीक है इन जनरल ये फॉर्मूला याद रखो, तुमको इतना कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं, बट हाँ एंट्रेंस वगैरह के लिए करोगे तो ये लगेगा। ओके फाइन, तीसरा वाला कर लेते हैं, दैट इज थर्ड वन इज शेयरिंग मॉड्यूलस। इसको शेयरिंग मॉड्यूलस कम और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ज़्यादा बोलते हैं, शेयरिंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी।
मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इसलिए बोलते हैं कि ये बताता है कि कोई बॉडी कितना रिजिड है, कोई बॉडी कितना अपने शेप चेंज को अपोज कर रहा है। रिजिड मतलब, रिजिड बॉडी मालूम है क्या होता है? रिजिड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जिस पे फोर्स लगाओ और उसका शेप चेंज ना हो, ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अगर मेरे को डिफाइन करना है तो बेसिकली जैसे ये वॉल्यूम चेंज के लिए आता है, ये किसके लिए आ जाएगा बोलो? ये शेप चेंज के लिए आएगा। सो व्हेन शेप इज चेंज्ड, ये शेप चेंज के लिए आता है। और शेप चेंज के लिए हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन मालूम है, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो सिंबल है दैट इज ईटा, ये ईटा सिंबल होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये होगा शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस हमको मालूम है क्या था? ये था फोर्स अपॉन एरिया, जहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स यूज़ होता है। और ये स्ट्रेन क्या था? एक्स अपॉन एच, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? एफ एच अपॉन ए एक्स। ठीक है, और एक चीज़ हमको मालूम था, दिस एक्स अपॉन एच इज़ टैन थीटा नियरली, याद है? अभी लिखा था ना, तो इसको टैन थीटा भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए टैन थीटा, और यही टैन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। सो ये नियरली इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा भी होता है। तो ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला है, याद रखना। ये फॉर्म हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए, बट कभी कभी ये भी फॉर्म यूज़ होगा तुम्हारे लिए थीटा के फॉर्म में जब क्वेश्चंस आएंगे, बट यूजुअली ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों मॉड्यूलस थे जो हमको पढ़ने थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म्स में। तीन तरह की इलास्टिसिटी हमको मेजर करनी होती है, एक होती है लेंथ से रिलेटेड, एक होती है वॉल्यूम से रिलेटेड, और एक होती है शेप से रिलेटेड। तो लेंथ, वॉल्यूम, शेप के लिए तीन मॉड्यूलस कौन कौन से? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, जिसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशो। वो भी एक रेशो है, जैसे ये सारे रेशोज़ है ना, वैसे वो एक और रेशो है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिया था ना सबने? ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग ने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा ना, जैसे चीज़ों को जब कंप्रेस करते हैं तो उनका जो हम लोग मेजर करते हैं कि कितना कंप्रेशन या ये सब एक्सटेंट ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेशन के टाइम पे जो हम लोग मेजर कर रहे थे, तो हम लोग ने मेजर किया बल्क मॉड्यूलस, राइट? बल्क मॉड्यूलस क्या बताता है? बल्क मॉड्यूलस यानी के ये बताता है कि जब कंप्रेशन होगा तो कितना अपोजिशन दे सकता है बॉडी, है ना, कितना एक्सटेंट तक ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। याद है हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा था ना, बल या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो वैसे ही के जो है ना, के बताता है कि जब हम लोग वॉल्यूम में चेंज लाएंगे तो कितना अपोजिशन बॉडी प्रोवाइड करेगा, है ना, कितना उसके अगेंस्ट बॉडी काम कर सकता है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। मतलब किसी बॉडी को कितना कंप्रेस किया जा सकता है वो उसका बल्क मॉड्यूलस देख के बताया जा सकता है। यानी किसी का बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा है तो उसको कंप्रेस कम किया जा सकता है, और किसी का बल्क मॉड्यूलस कम है तो उसको कंप्रेस ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये रेशो याद रखना। कभी कभी तुमको के ना पूछ के कंप्रेसिबिलिटी पूछ देता है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में डेटा दिया होगा कि इतना प्रेशर में चेंज आया या इतना प्रेशर अप्लाई किया तो इतना वॉल्यूम में चेंज आया, तो बताओ कि कंप्रेसिबिलिटी कितना है। तो पहले तुम बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट करोगे। बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने लिखा ना, V डेल्टा P बाई डेल्टा B। तो ये यूज़ करके तुम क्या निकालोगे? बल्क मॉड्यूलस। इसके बाद तुम इसका रेसिप्रोकल लेके कंप्रेसिबिलिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ओके फाइन। अब बल्क मॉड्यूलस से रिलेटेड इतना ही कुछ था। एक और चीज़ कर लेते हैं हम लोग, विच इज़ पॉइजन्स रेशो। मॉड्यूलस जितने थे उतने हमने कर लिए। यही तीन टाइप के मॉड्यूलस हमको पढ़ने होते हैं, तो यहाँ तक तो हो गया है। चलो एक चीज़ हमको पढ़नी है अभी, पॉइजन्स रेशो, वो पढ़ लेते हैं। देखो इसका जो सिंबल है वो है सिग्मा। ओके,
इसको हम लोग 6 की तरह बनाते हैं। अच्छा, तुमको मैंने सिंबल का नाम बताया ना, ये ईटा है, इसका स्पेलिंग है ETA। ये सिग्मा है विच इज़ SIGMA। ये यंग्स मॉडुलस है, ठीक है, ये तो Y है, कोई नया चीज़ नहीं है। ये नए सिंबल्स थे तो तुमको मैं नाम यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। दिस इज़ ईटा एंड दिस इज़ सिग्मा। ओके, ये याद रखना, बार बार लिख के नहीं मिलेगा, एक बार हो गया है तो याद रखो, ठीक है। चलो, पॉइजन्स रेशो क्या है, देखो पॉइजन्स रेशो किस बारे में बात करता है, ये भी लेंथ से रिलेटेड रेशो ही है। बस हम लोग जो अब तक लेंथ से रिलेटेड बात कर रहे थे ना, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल वायर का लेता हूँ। सपोज जैसे ये एक वायर है और इसको हमने स्ट्रेचिंग किया, ठीक है, ये वायर है, इसको हमने स्ट्रेचिंग किया, तो ये वायर को स्ट्रेच करने में तुमने ऑब्जर्व तो किया ही होगा ना कि ये वायर का डायमीटर छोटा हो जाता है। रबर देखा है, रबर को जब तुम खींचो तो वो पतला हो जाता है, जितना पहले था उसका डायमीटर उससे पतला हो जाता है रबर। तो ये चीज़ हम लोग इग्नोर करते हुए चल रहे थे जब तक हम लोग यंग्स मॉडुलस का बात कर रहे थे, या जब तक अब तक हम लोग पूरे चैप्टर में जो इलास्टिसिटी में बात कर रहे थे उसमें लेंथ चेंज में हम डायमीटर का चेंज इग्नोर कर देते थे। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में तो डायमीटर कम हो जाता है ना, यस और नो। तो अगर मैं कंसिडर करूँ, देखो ये वायर थोड़ा मोटा है, ये वायर रिलेटिवली पतला हो गया। क्यों पतला हो गया? क्योंकि इसको खींचा गया तो जो ओरिजिनल मास है वो खींच के गया ना दूर, तो कहीं तो कम होगा वो। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो ओरिजिनल डायमीटर था, जैसे ये डायमीटर, इसको हम लोग D बोल देते हैं, और अभी जो ये जो डायमीटर है ये D माइनस D है, यानी स्मॉल d वैल्यू जो है दिस इज चेंज इन डायमीटर, इसको हम चेंज इन डायमीटर बोलते हैं। और लेंथ तो ऑफ कोर्स चेंज हुई ही है, चेंज ऐसा नहीं है कि लेंथ नहीं चेंज हुआ है। ये ओरिजिनल लेंथ था और ये क्या हो गया है, ये फाइनल लेंथ हो गया है L प्लस डेल्टा L। अच्छा, डेल्टा से रिलेशन अच्छा लग रहा है तो मैं इसको डेल्टा D लेके चलता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। डेल्टा D यानी चेंज इन डायमीटर। तो लेंथ तो चेंज हो ही रही है, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। अब जैसे हम लोग चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या डिफाइन करते थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना, वैसे ही चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर का एक डेफिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हमने क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी लेंथ वाइज स्ट्रेन। वैसे ही चेंज इन डायमीटर विच इज डेल्टा D अपॉन ओरिजिनल डायमीटर को हम लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं, यानी साइड वाइज कितना स्ट्रेन पड़ा बॉडी पे। लेंथ वाइज कितना स्ट्रेन पड़ा वो हम लोग ने निकाला लेंथ के फॉर्म में, साइड वेज में कितना स्ट्रेन आया वो हम लोग निकाल रहे हैं चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर से। तो पॉइजन्स रेशो कैसे मिलता है हमको? अच्छा, ये जो लैटरल स्ट्रेन आ रहा है इसको समझो, मैं यहाँ लैटरल स्ट्रेन का डेफिनेशन लिख देता हूँ। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। देखो ये जो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर है या लैटरल स्ट्रेन जो है, ये कब आता है? जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है। जब तुम वायर को खींचोगे तभी तो वो पतला होगा ना, ऐसा थोड़ी कि पड़े पड़े वायर बोलेगा चलो अब पतला हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो जब हम इसको खींचेंगे तब इसका जो लैटरल स्ट्रेन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो हमको क्लियरली मालूम है दैट द लैटरल स्ट्रेन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी जितना ज़्यादा खिंचाव, जितना ज़्यादा इसका लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डायमीटर छोटा होगा। तो लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है, ये समझाना। जितना ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा यानी जितना ज़्यादा लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा डायमीटर में चेंज आएगा यानी उतना ज़्यादा लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊँ तो मुझे मिलता है लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यही सिग्मा क्या है तुम्हारा, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। सो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या मिलता है यहाँ से, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों का फॉर्मूला तुमको मालूम है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सिग्मा का फॉर्मूला निकल जाएगा। लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, इसको मैं लिख देता हूँ। चेंज इन डायमीटर कितना आया, डेल्टा D, ओरिजिनल डायमीटर था कैपिटल D, तो सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा डेल्टा D अपॉन D, और चेंज इन
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो तुमको मालूम ही है, डेल्टा एल बाई एल होता है। क्या आ जाएगा ये, डेल्टा डी बाई डी और एल बाई एल। सो सिग्मा इज इक्वल टू, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू एल बाई डी इंटू डेल्टा डी बाई डेल्टा एल। ठीक है, ये सिग्मा का फॉर्मूला है, याद रखो। इस पे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, लैटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बता के, या तुमको बोल दे कि इतना चेंज इन डायमीटर आया है, इतना ओरिजिनल डायमीटर था, और इतना चेंज इन लेंथ आया, इतना ओरिजिनल लेंथ था, तो बताओ पॉइजन्स रेशियो कितना होगा। सो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म जो तुम्हारा जनरल फॉर्म है वो तो याद ही रखना है तुमको। ये जनरल फॉर्म के बेसिस पे आगे तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये जो पॉइजन्स रेशियो है ना, इसका जो वैल्यू है वो नियरली 0.35 से 0.45 के अराउंड होता है, जो हम लोग जनरल मेटल्स यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले मेटल्स कौन कौन से हैं, हम लोग जैसे कॉपर यूज़ करते हैं ज़्यादा करके, राइट। कॉपर यूज़ करते हैं, सिल्वर यूज़ करते हैं। सिल्वर भी इतना कॉमन नहीं है, बट कॉपर तो एकदम ही कॉमन है, राइट। तो कॉपर जो हम लोग, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए जो रेंज है दैट इज़ अराउंड 0.35 टू 0.45। और ये जो है ना, ये नियर अबाउट फॉर रेगुलर यूज मेटल्स के लिए है। कुछ मेटल्स हैं जिनका ये आगे भी जाता है। मैंने 0.35 टू 0.45 बोला या 0.25 टू 0.35। ये रेशो 0.25 टू 0.35 जाता है। ठीक है, 25 से 35 तक रेगुलर यूज मेटल्स के लिए। हाँ, जैसे गोल्ड वगैरह है तो उनके केस में ये नंबर 0.42 0.43 अराउंड भी जाता है। और ये जो सिग्मा है ना, ये क्या इंडिकेशन है मालूम है, ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है थोड़ा सा, ये इंडिकेट कर रहा है उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है। मतलब जितना लेंथ बढ़ रहा है, देखो ना, ये 0.35 आने का मतलब क्या है कि लैटरल स्ट्रेन उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा है जितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ये रेशो 1 से छोटा है ना, यानी लैटरल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से कम है। तो लैटरली जो डायमीटर है वो उतना कम नहीं हो रहा है जितना लेंथ बढ़ जा रहा है। तो बेसिकली किसी चीज़ का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन जनरल ये जो डायमीटर है ये कम पतला कर रहे हैं और लेंथ ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये वॉल्यूम यूजुअली जब भी हम चीज़ों को स्ट्रेच करते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ ही जाता है, बट ये इग्नोर करके चलते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में कंसिडर करते हैं कि वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, बट स्टिल यू गेट द आइडिया, बढ़ता तो है ही। ठीक है, चलो, तो ये पॉइजन्स रेशो के बारे में सब कुछ था, और ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों थे अपने। तो इतने ही रेशोज़ हमको पढ़ने होते हैं चैप्टर में। इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा पॉइजन्स रेशो का, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो दोनों यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ये भी यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा वैल्यू का रेंज याद रखो। वैल्यू मैक्स टू मैक्स 0.5 तक जाता है सिग्मा का। ये मैक्स टू मैक्स सिग्मा का वैल्यू है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0.5 होगा ये। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू 0.5 होता है, बट ठीक है, रेगुलर यूज़ मेटल्स के लिए इतना जानकारी ज़्यादा हो गया है तुम्हारे लिए। तो बस करते हैं आज के लेक्चर में। आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी था। बताओ मुझे कमेंट्स में अगर सब कुछ समझ में आया है, नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो भी बताओ मुझे कमेंट्स में। और ये नोट डाउन कर लो सब कुछ, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से नोट डाउन करो, मार्क करके रखो इक्वेशंस जो दिया है, तो तुमको याद करने में ईजी होगा कि क्या क्या बाय हार्ट करना है। तो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।